Welcome to my channel. Hope so, dear student, you all are fine. Today the topic that I am going to discuss with you is the राइबोसोम। आज की वीडियो में हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसको डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राइबोसोम्स क्या हैं। तो सेल जो है उसके पास टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और राइबोसोम को हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल कहते हैं क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। 50% आरएनए होता है इनके पास और 50% इनके पास प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये जो है ये वर्क बेंचेस के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए के साथ ये ब्लू प्रिंट के तौर पे एक्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके 2 यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स एंड लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो 2 सब यूनिट से ये मिलकर बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम को 1955 के अंदर पहले वो फर्स्ट पर्सन था जिसने इसे स्टडी किया। उसके बाद जो राइबोसोम का नंबर है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि एक रैपिडली ग्रोइंग इशर्चिया कोलाई के अंदर जो है 15,000 से 20,000 तक राइबोसोम्स होते हैं जो कि उनके सेल मैस का 15% बनाती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम 2 तरह की होती हैं, मैट्रिक्स राइबोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम। मैट्रिक्स राइबोसोम क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि सेल के अंदर ही रहती हैं, यानी ऐसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जिन्होंने विद इन द सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है और वहीं पर उनका डेस्टिनेशन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स वो हैं जो कि आउटसाइड ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ राइबोसोम्स के राइबोसोम्स के कौन कौन से डोमेन्स हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स के 2 डोमेन्स हैं। फर्स्ट डोमेन है ट्रांसलेशनल डोमेन, ठीक है। ये रीजन जो है ये ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसलिए इसको ट्रांसलेशनल डोमेन कहते हैं। दोनों सब यूनिट्स जो हैं यानी लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं इस डोमेन में, ठीक है। और ये डोमेन जो है ये स्मॉलर सब यूनिट के अपर हाफ में मौजूद होता है और उसके बाद लार्जर सब यूनिट के एसोसिएटेड एरियाज़ के अंदर मौजूद होता है। दूसरा है एग्जिट डोमेन, ठीक है। तो एग्जिट डोमेन के ऊपर क्या होता है कि जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो लार्जर सब यूनिट से इमर्ज होती है जो कि एग्जिट डोमेन पर एग्जिट डोमेन का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होती है चेन ये सब यूनिट की साइड के ऊपर लोकेट करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है डायमेंशंस ऑफ राइबोसोम उसे डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो 70 से वर्ड बर्ज के होते हैं राइबोसोम्स और उनकी जो डायमेंशन है वो 14 टू 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर होती है और जो मोलेकुलर वेट है वो 2.7 मिलियन डाल्टन्स होता है, ठीक है। और ये जो हैं जब कंस्ट्रक्ट होते हैं तो ये 50s और 30s सब यूनिट से कंस्ट्रक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम जो हैं ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और लेस डेंसर होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है ये 2 सब यूनिट से कंसिस्ट करते हैं जिनमें से हर सब यूनिट के अंदर प्रोटीन और टाइप ऑफ आरएनए होता है जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बताया गया है जो कि 70s का है, उसमें से जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s का है और स्मॉलर सब यूनिट 30s का है, ठीक है। अब हम राइबोसोमल सब यूनिट्स को देखते हैं। तो हर राइबोसोमल का सब यूनिट जो है उसमें 1 to 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स और बहुत सी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट 30s का और लार्जर सब यूनिट 50s का होता है। ये प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है। अब यहाँ पे एस हमने यूज़ किया है उसे हम सेवर्टबर्ग यूनिट कहते हैं, ठीक है। और जितना पार्टिकल्स फास्टर ट्रैवल करेगा जब उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है तो उतनी ही ज़्यादा उसकी सेवर्टबर्ग वैल्यू होगी या हम इसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है ये एक बेसिकली फंक्शन है पार्टिकल के मोलेकुलर वेट का, शेप का और वॉल्यूम का, ठीक है। जो पार्टिकल जितने ज़्यादा हैवियर और कम्पैक्ट होंगे, ठीक है, उनके पास उतना ही लार्जर सेवर्टबर्ग नंबर या सेडिमेंटेशन जो है रेट वो ज़्यादा होगा, मतलब उनके अंदर सेडिमेंटेशन जो है वो फास्टर होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 30s सब यूनिट को। 30s सब यूनिट जो है ये स्मॉलर सब यूनिट है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 0.9 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन है और इसके अंदर 16 srRNA और 21 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो मौजूद हैं। उसके अलावा इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक हेड रीजन, दूसरा प्लेटफॉर्म और तीसरा होता है बेस रीजन, ठीक है। तो ये स्मॉलर सब यूनिट के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है 50s सब यूनिट जो कि लार्जर सब यूनिट है, ठीक है।
और इसका जो मोलेकुलर वेट है वो 1.8 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन है, और इसके अंदर 5s राइबोसोमल आरएनए, 23s राइबोसोमल आरएनए और 34 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके भी डिफरेंट पार्ट हैं। रिज पार्ट है इसका, उसके बाद सेंट्रल प्रोटूबरेंस है, उसके बाद स्टाक है, उसके बाद रिज है, फ्रंट है। तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं। ये लार्जर सब यूनिट है जो कि 50s का है, और ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात हो रही है। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए एंड इट्स रोल। तो जो राइबोसोमल आरएनए है वो ट्रांसक्राइब होता है डीएनए से, ठीक है, एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस की हेल्प से, और फिर इसी तरह से जो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए वो भी सिंथेसाइज होते हैं। अब जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसके 2 रोल्स हैं। 16s आरएनए और 30s सब यूनिट जो हैं वो इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 3 प्राइम एंड ऑफ 16s आरएनए जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है इनिशिएटिंग सिग्नल साइट के साथ मैसेंजर आरएनए के ऊपर, और हेल्प करता है मैसेंजर आरएनए को पोजीशन करने में राइबोसोम के ऊपर। 16s आरएनए जो है वो इनिशिएशन फैक्टर 3 से बाइंड करता है, और फिर 3 प्राइम CCA एंड ऑफ अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए के साथ भी बाइंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइट्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स के ऊपर कौन कौन सी साइट्स है? तो राइबोसोम्स के ऊपर 3 साइट्स मौजूद होती हैं ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग के लिए। पेप्टिडाइल और डोनर साइट जिसे हम P साइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अमानो साइट और रिसेप्टर साइट जिसे A साइट कहते हैं, और एग्जिट साइट जिसे E साइट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको राइबोसोमल जो है वो अटैच हुआ दिखाया गया है मैसेंजर आरएनए के साथ। जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है तो उसे हम पोलीसोम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको पोलीसोम दिखाया गया है जिसमें A साइट है अमाइनो साइट, P साइट है पेप्टिडाइल साइट, और E साइट है एग्जिट साइट। ठीक है, और ये स्मॉलर सब यूनिट है जो नीचे है 30s का, और ऊपर 50 सब यूनिट का 50s का लार्जर सब यूनिट मौजूद है, और ये दोनों ज्वाइन हुए हैं आपस में, और इनकी ज्वाइनिंग को मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। प्रोटीन सिंथेसिस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब सबसे पहले हम इनिशिएशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेसेसरी कंपोनेंट्स जो हैं वो असेंबल होते हैं इनिशिएशन में। 2 राइबोसोमल सब यूनिट असेंबल होते हैं। एक ट्रांसफ़र आरएनए जो एंटीकोडॉन UAC के साथ मौजूद होता है। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसकी ट्रांसलेशन होनी है, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इशर्चिया कोलाई और बहुत से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन उस वक्त शुरू होती है जब एक स्पेशली मॉडिफाइड अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र आरएनए एन फॉर्माइल मिथियोनिन ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो मॉडिफाई होते हैं। इनकी मॉडिफिकेशन से स्टार्ट होती है इशर्चिया कोलाई और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन। अब अल्फ़ा अमाइनो जो है वो ब्लॉक हो जाता है फॉर्माइल ग्रुप के ज़रिए से, इसलिए अमाइनो साइल ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो इनिशिएशन के लिए यूज़ होता है। एन फॉर्माइल मिथियोनाइल ट्रांसफ़र आरएनए अटैच करता है अपने आप को P साइट के ऊपर राइबोसोम के ऊपर, जिसे हम पेप्टिडाइल साइट कहते हैं। मैसेंजर आरएनए के पास स्पेशल इनिशिएशन कोडॉन होता है AUG, जो कि स्पेसिफिकली बाइंड करता है F मिथियोनिन ट्रांसफ़र आरएनए के एंटीकोडॉन के साथ। जब ये बाइंड कर जाता है तो फिर 50s सब यूनिट जो है वो 30s सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक एक्टिव और 30s जो है वो फिर मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हुआ होता है। ठीक है, और एक एक्टिव राइबोसोम मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार हो जाता है, और अटैचमेंट ऑफ सब यूनिट्स जो है उसको कंट्रोल करते हैं मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले जो है स्मॉलर सब यूनिट अटैच है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आकर सबसे पहला एंटीकोडॉन जो है ट्रांसफ़र आरएनए का वो अटैच हुआ है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए की बाइंडिंग साइट के ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ है कि मैसेंजर आरएनए की बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके एंटीकोडॉन जो है वो बाइंड हो जाता है। ये जो है ये मैसेंजर आरएनए का कोडॉन है, उसके ऊपर जाके एंटीकोडॉन ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जो है वो अटैच हो गया है। जैसे ही वो अटैच हुआ है तो साथ ही लार्जर सब यूनिट जो है वो भी अटैच हो गया है। ठीक है, तो यहाँ इनिशिएशन जो है ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन साइकिल जो है उसकी बिगिनिंग में क्या होता है कि जो पेप्टिडाइल साइट है उसको एन फॉर्मीमिथियोनाइल ट्रांसफ़र आरएनए और अमाइनो साइल E साइट जो है वो फिल हो जाती है, और अमाइनो साइल जो है वो एग्जिट साइड जो है ये दोनों एम्प्टी रहती हैं। A साइट और E साइड जो है एम्प्टी रहती हैं, और P साइड जो है वो
फील्ड होती है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग होती है, यानी नेक्स्ट कोडॉन जो है वो लोकेट होता है ए साइट पे, ठीक है, और वो रेडी होता है कि वो डायरेक्ट करे अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग को। जीटीपी और एलोंगेशन फैक्टर जो हैं वो अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए को राइबोसोम्स को डोनेट कर देती हैं। अब यहाँ पे आपको ये सारा जो एलोंगेशन का स्टेप है जिसमें बताया गया है, ठीक है। ए साइट एम्प्टी हो जाती है और फिर पी साइट के ऊपर एंड पे क्या हो जाता है, जाकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो वहाँ पर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ट्रांस पेप्टाइडेशन रिएक्शन जो है ये क्या होता है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज जो है जो कि 50s सब यूनिट के ऊपर लोकेट करता है, वो ट्रांस पेप्टाइडेशन रिएक्शन को क्या करता है, कैटालाइज करता है। अल्फा अमाइनो ग्रुप जो ए साइड पे मौजूद है अमाइनो एसिड का, वो अल्फा कार्बोक्सिलाइक ग्रुप पे अटैक करता है जो कि सी टर्मिनल अमाइनो एसिड और पी साइड के ऊपर मौजूद है, और इस रिएक्शन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एक स्पेसिफिक एडेनिन बेस जो है वो पार्टिसिपेट करती है इस पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को कैटालाइज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके दरमियान, और ये ग्रोइंग प्रोटीन चेन है जो कि मौजूद है, और ये मैसेंजर आरएनए है, और ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट और ये ऊपर वाला लार्जर सब यूनिट। अब है ट्रांसलोकेशन, जब राइबोसोम जो है वो मूव करता रहता है मैसेंजर आरएनए पे तो इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन के 3 फेजेस हैं। पेप्टाइडाइल ट्रांसफर आरएनए जो वो ए साइड से पी साइड की तरफ मूव करता है, राइबोसोम जो है वो मूव करवाता है एक कोडान से मैसेंजर आरएनए के ऊपर से दूसरे कोडान तक। इस तरह से न्यू कोडान जो है वो फिर ए पोजीशन पे आ जाता है और एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए जो है वो पी साइड को लीव कर देता है, और ट्रांसलोकेशन जो है उसको रिक्वायर होता है जीटीपी, ठीक है, और इलोंगेशन फैक्टर कॉम्प्लेक्स रिक्वायर होता है फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ए साइड से पी साइड पे ट्रांसफ़र होता है, पिछला जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का पार्ट, ठीक है, और वो फिर ए से बी साइड पे ट्रांसफ़र होता है। बाद में जो है ए साइड एम्प्टी हो जाती है, ठीक है, और बाद में एंड पे जो है एग्जिट से वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए, और इस तरह से पी साइड के ऊपर पेप्टाइड चेन्स जो हैं वो बनती रहती हैं। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। तो प्रोटीन सेंसेस जो है वो उस वक्त स्टॉप होती है जब राइबोसोम जो है वो एक नॉन सेंस कोडान तक पहुंचता है। यूएए हो सकता है उसका कोड, यूएजी हो सकता है, यूजीए भी उसका कोड हो सकता है। ये रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं 3 रिलीजिंग फैक्टर RF1, RF2 एंड RF3 ये राइबोसोम्स की हेल्प करते हैं कि वो इन कोडान को डिटेक्ट कर सकें या रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है। अब राइबोसोम जो है वो स्टॉप कर जाता है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज जो है वो पेप्टाइड फ्री जो है उसको हाइड्रोलाइज़ कर देता है, ठीक है, और इसके ट्रांसफ़र आने से और एम्प्टी ट्रांसफ़र आने जो है वो रिलीज़ हो जाता है। जीटीपी हाइड्रोलाइज़ जो है वो रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो राइबोसोम होता है वो डिसोसिएट हो जाता है मैसेंजर आरएनए से और सेपरेट हो जाता है 30s और 58 सब यूनिट में से, ठीक है। अब अगर जो है अ, अ, 3 IF3 जो है वो बाइंड करता है 30s सब यूनिट से और बचाता है उसको रीएसोसिएट होने से कि वो दोबारा ना जुड़ जाए 50s के साथ, ठीक है, और कहीं दोबारा से इनिशिएशन स्टार्ट ना हो जाए, तो नेक्स्ट इनिशिएशन से पहले तक वो क्या करते हैं उसको डिसोसिएट फॉर्म में ही रहने देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है, तो बहुत सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं, ख़ासतौर पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और गेंटामाइसिन ये 30s सब यूनिट पे अटैक करती हैं और इंटरफेयर करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। कुछ और एंटीबायोटिक जैसे एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरेम्फेनिकोल जो हैं ये इंटरफेयर करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के साथ 50s सब यूनिट्स के साथ अटैच होते हुए। तो अब ये है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस होने की वजह से जो माइक्रोबियल सेल है वो एंटीबायोटिक से किल हो जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो अनअफेक्टेड रहता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में मेन डिफरेंस जो है वो उनके वर्ड पर यूनिट का है। जो प्रोकैरियोटिक होता है राइबोसोम वो 70s का होता है और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो 80s का होता है। तो होप्स स्टूडेंट्स आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस समझ आ गया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय।